नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसके पहले चैप्टर में बताया था हमारे भीतर छिपा है अद्भुत खजाना। आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है दिमाग किस तरह कार्य करता है। आपके पास एक मन है और आपको जानना चाहिए कि यह किस प्रकार कार्य करता है। मन के दो स्तर होते हैं, चेतन मन या तार्किक मन और अवचेतन मन या अतार्किक मन। विचार से संबंधित सभी गतिविधियां आप अपने चेतन मन में करते हैं। इसके बाद जो भी आप आदतन सोचते हैं वह फिर अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करना शुरू कर देता है। आपका अवचेतन मन भावनाओं का भंडार गृह और एक रचनात्मक केंद्र है। आप अच्छा या बुरा जैसा सोचेंगे वह उसी के अनुरूप कार्य करने लगेगा। इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार की है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि एक बार अवचेतन मन ने किसी विचार को ग्रहण कर लिया तो वह उसे साकार करने की शुरुआत कर देता है। यह एक अजीब मगर रोचक सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों में समान रूप से कार्य करता है। इस नियम का यदि नकारात्मक तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह जीवन में हार, हताशा और दुख लाने का काम करता है। वहीं अगर आपकी आदतन सोच में सद्भाव और रचनात्मकता होगी तो यह आपको अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव देगा। जब आप विचारों को सही दिशा प्रदान करते हैं तो आपको स्वतः ही मानसिक शांति और स्वस्थ काया परिणाम स्वरूप मिलते हैं। मन में आप जिस भी बात को सच मानने का दावा करते हैं, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर उसे आपके अनुभव में लाने के प्रयास शुरू कर देता है। इसके लिए बस आपको अपने अवचेतन मन को वह बात मनवानी होती है। फिर आपका अवचेतन मन आपको स्वास्थ्य और शांति देने के साथ ही आपकी प्रत्येक चाहत को पूरा करने लग जाता है। आप आदेश करिए और आपका अवचेतन मन पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करने में लग जाएगा। आपके अवचेतन मन से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया चेतन मन के विचारों पर ही निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब आपके अवचेतन मन में विचार पहुंचते हैं तब उसकी छाप दिमाग की कोशिकाओं पर भी पड़ती है। जितनी जल्दी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है उतनी ही जल्दी वह उस पर कार्य शुरू कर देता है। यह आपके विचारों को एकीकृत करता है और इसके लिए यह आपके द्वारा उस प्रयोजन से संग्रहित की गई प्रत्येक जानकारी का इस्तेमाल करता है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान का इस्तेमाल करता है। परिणाम के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का प्रयोग करता है। कई बार यह आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान दे देता है, परंतु कई बार इसे कुछ दिन, हफ्ते और अधिक समय भी लग जाता है। इसके तरीके समझ से परे होते हैं। चेतन अवचेतन में अंतर। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये दोनों दो अलग मस्तिष्क नहीं है। ये एक मस्तिष्क के भीतर ही कार्य करने वाले दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मन है। यह वह हिस्सा है जिसके पास चुनाव की शक्ति है। उदाहरण के तौर पर आप जीवन में अपनी किताबों, अपने घर, अपने साथी को चुनते हैं। आपके सभी निर्णय चेतन मन के द्वारा लिए जाते हैं। जबकि दूसरी ओर आपके बिना चाहे कई कार्य शरीर खुद ही कर रहा होता है, जैसे दिल का धड़कना, पाचन एवं श्वसन प्रक्रिया। ये सभी अवचेतन मन द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किए जाते हैं। इन पर चेतन मन का नियंत्रण नहीं होता है। आपका अवचेतन मन वही बात स्वीकार करता है जिसकी छाप उस पर पड़ती है या जिस बात पर आप स्वयं विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मन की तरह आपसे कारण नहीं मांगता और न ही किसी प्रकार का तर्क करता है। अवचेतन मन वह मिट्टी है जिसमें किसी भी पौधे का बीज लगाया जा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वह अच्छा है या बुरा। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं।
और एक बीज की तरह कार्य करते हैं। नकारात्मक और हानिकारक विचार का अवचेतन मन पर भी प्रभाव नकारात्मक ही होता है और एक समय के बाद यह व्यक्ति के व्यवहार में भी प्रकट होने लग जाता है। ध्यान रहे, आपका अवचेतन मन आपको गलत या सही, अच्छा या बुरा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि आपके विचारों और सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी गलत बात को भी चेतन रूप में सच मान लेते हैं, तो अवचेतन मन भी उसे सच मान लेता है, उसी के अनुसार परिणाम देता है, क्योंकि आपने चेतन रूप में उसे सच माना है। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। व्यक्तियों पर सम्मोहन के दौरान किए गए अनगिनत प्रयोगों के जरिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और अन्य विद्वानों ने बताया कि अवचेतन मन के पास चुनाव और तुलना करने की क्षमता नहीं होती, जो कि तर्क शक्ति के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने यह भी बार बार बताया कि अवचेतन मन आपके प्रत्येक सुझाव को स्वीकार करता है, भले ही फिर वह झूठा ही क्यों न हो। एक बार सुझाव स्वीकार कर लेने के बाद वह उस सुझाव की प्रकृति के अनुसार जवाब देना शुरू कर देता है। सुझावों के प्रति आपका अवचेतन मन कितना ईमानदार है, यह इस उदाहरण से समझे। यदि कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को इस सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्टा है या बिल्ली है या कुत्ता है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस किरदार को निभाने लगेगा। उस समय के लिए उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाएगा। वह स्वयं को वही मान लेगा जो सम्मोहन विशेषज्ञ उससे कहेगा। सम्मोहन विशेषज्ञ अपने एक छात्र को सम्मोहन के दौरान कहे कहे कि उसकी पीठ में खुजली है, दूसरे को कहे कि उसकी नाक से खून आ रहा है, तीसरे को कहे कि वो मार्बल की मूर्ति है, चौथे को कहे कि तुम शून्य तापमान में ठंड से कपकपा रहे हो, तो आप पाएंगे कि सभी छात्र अपने लिए कहे गए उस विशेष सुझाव पर अमल करना शुरू कर देंगे, बिना इस बात की ओर ध्यान दिए कि वहाँ आसपास क्या हो रहा है। ये उदाहरण चेतन तार्किक मन और अवचेतन मन के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। यह पूरी तरह से अव्यक्तिव, गैर चयनात्मक और हर उस बात को स्वीकार करता है जिसे चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार, सुझाव और आधार चुनें जो आपको सुख दें, स्वस्थ बनाएं, प्रेरणा दें और आपकी आत्मा को खुशियों से भर दें। हकीकत और कल्पना को जानें। आपके चेतन मन को कई बार वस्तुनिष्ठ मन भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह वस्तुओं एवं परिस्थितियों से व्यवहार बनाने का कार्य करता है। वस्तुनिष्ठ मन बाहरी दुनिया की वस्तुओं का संज्ञान लेता है। ये कार्य ये 5 भौतिक इंद्रियों के माध्यम से करता है। बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने में आपका वस्तुनिष्ठ मन आपके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। सभी जानकारियाँ 5 इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आपका वस्तुनिष्ठ मन प्रयोग, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ मन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तर्क करना होता है। मान लीजिए आप उन हजारों पर्यटकों में से हैं जो प्रतिवर्ष लॉस एंजिल्स आते हैं। यहाँ के पार्क, सुंदर बगीचे, ऊंची इमारतें और शानदार घरों को देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह एक सुंदर शहर है। आपका वस्तुनिष्ठ मन इसी प्रकार का कार्य करता है। आपके अवचेतन मन को अक्सर व्यक्तिनिष्ठ मन कहा जाता है। आपका व्यक्तिनिष्ठ मन आपके आसपास के वातावरण का संज्ञान स्वतंत्र रूप से लेता है, बिना पांचों इंद्रियों की सहायता से। आपका व्यक्तिनिष्ठ मन अंतर्ज्ञान की मदद से चीजों को ग्रहण करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका व्यक्तिनिष्ठ मन सबसे महत्वपूर्ण कार्य तब करता है जब आपका वस्तुनिष्ठ मन आराम कर रहा होता है। दूसरे शब्दों में, जब वस्तुनिष्ठ मन आराम की अवस्था में होता है, तब व्यक्तिनिष्ठ मन पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। आपका व्यक्तिनिष्ठ मन बिना अंगों के भी देख सकता है। इसके पास परोक्ष दर्शन और परोक्ष श्रवण की क्षमता होती है। आपका व्यक्तिनिष्ठ मन आपका शरीर छोड़कर बहुत दूर के स्थान की ओर यात्रा कर सकता है और ऐसी जानकारियां एकत्रित कर ला सकता है जो आश्चर्यजनक रूप से सत्य हो सकती है। अपने व्यक्तिनिष्ठ मन की मदद से आप दूसरों के मन में चल रही बातों, बंद लिफाफे के संदेश को भी जान सकते हैं। आपके व्यक्तिनिष्ठ मन में दूसरों के मन की बातों को जानने की क्षमता होती है, वह भी बिना किसी सामान्य संचार माध्यम के इस्तेमाल किए।
यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन की परस्पर कार्यविधि को जानें, जिससे हम जान सके कि प्रार्थना कैसे कार्य करती है। अवचेतन मन प्रश्न नहीं करता। आपका अवचेतन मन कभी भी तर्क नहीं करता है। इसलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे तो यह उसे ही स्वीकार करेगा और उसी के अनुरूप परिस्थिति, अनुभव और परिणाम देता रहेगा। आपके साथ जो भी घटित होता है वो आपके अवचेतन मन पर विश्वास के माध्यम से आपके विचारों की छाप का ही परिणाम होता है। अगर आपने किसी गलत विचार को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है, तो इसे आप रचनात्मक और अच्छे विचारों का दोहराव करके इसमें सुधार कर सकते हैं, जो कि आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे। इस प्रकार आप विचार और जीवन की अच्छी आदतें अपना सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन के आदतन विचार अवचेतन मन की गहराई में अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिए यह आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है यदि आपके आदतन विचारों में सद्भाव, शांति और रचनात्मकता शामिल हो जाए। अगर आप डर, आशंका और अनहानिकारक विचारों से घिरे रहते हैं, तो इनसे बचने का उपाय अवचेतन मन की शक्तियों को स्वीकार करना है। आपको ऐसा करना ही होगा। आप स्वयं को स्वतंत्र, स्वस्थ और खुशहाल घोषित करें। आपका अवचेतन मन रचनात्मक रूप में और दैवी स्रोत के साथ आपके लिए स्वतंत्रता और खुशहाली को कायम करने का कार्य शुरू कर देगा। सलाह की जादुई शक्ति। आप अब तक समझ गए होंगे कि आपका चेतन मन द्वार के चौकीदार की तरह है और इसका मुख्य कार्य अवचेतन को नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। आप अब तक मन के नियम के मूलभूत सिद्धांत से वाकिफ हो चुके हैं। आपका अवचेतन मन आपका एक आज्ञाकारी सेवक है, जो प्रत्येक सुझाव को आज्ञा मानकर पूरा करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन कभी भी तुलना नहीं करता, भेदभाव या तर्क भी नहीं करता, न ही स्वयं से कोई विचार करता है, क्योंकि यह कार्य आपका चेतन मन करता है। यह सिर्फ चेतन मन के विचारों के प्रभाव में प्रतिक्रिया देता है। यह किसी विचार या सुझाव को अन्य की अपेक्षा तरजीह भी नहीं देता है। सुझाव की असीमित शक्ति का एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए आप जहाज में एक भयभीत दिख रहे यात्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, आप काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। मुझे लगता है आपकी समुद्री यात्रा में मछली आ सकती है। चलिए मैं आपको केबिन तक पहुंचने में मदद कर देता हूँ। यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। समुद्री यात्रा में मछली आने के सुझाव को उसने अपने डर के साथ जोड़ लिया। वह केबिन तक पहुंचने में आपके सहयोग और नकारात्मक विचार को स्वीकार कर लेता है और आप पाते हैं कि केबिन में पहुंचने तक वह सच में बीमार होने लगता है। समान सुझाव पर प्रतिक्रियाओं में भिन्नता। यह सत्य है कि हर व्यक्ति समान विचार पर भी अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं देता है, क्योंकि सभी का अवचेतन मन अलग परिस्थितियों में तैयार होता है और अलग चीज़ों में विश्वास करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जहाज के चालक के पास जाएं और पूरी सहानुभूति के साथ उससे कहें, मित्र, आप काफ़ी बीमार लग रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि समुद्री यात्रा के दौरान आपको मछली आने वाली है। वह व्यक्ति अपने मिजाज के मुताबिक या तो आपके मजाक पर मुस्कुरा देगा या आप पर गुस्सा भी हो सकता है। इस उदाहरण में आपके सुझाव का असर चालक पर नहीं हुआ, क्योंकि वह आश्वस्त था कि समुद्री यात्रा में उसे मछली नहीं आ सकती। उसके आत्मविश्वास ने डर और शंका को उस पर हावी नहीं होने दिया। शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए कोई चीज किसी के मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है भी है जिसके जरिए विचार को स्वीकार किया जाता है और उसे साकार करने की शुरुआत भी होती है। आप ध्यान रखें, सुझाव चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध अवचेतन मन को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, आपके चेतन मन के पास सुझाव को अस्वीकार करने की पूरी ताकत होती है। चालक के उदाहरण में उसे बीमार होने का कोई डर न था, उसे अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास था। नकारात्मक सुझाव में चालक के मन में डर उत्पन्न करने की कोई शक्ति नहीं थी। इससे पहले कि उदाहरण में समुद्री यात्रा की मछली के सुझाव ने उस यात्री की शंका को डर में बदल दिया था, इसलिए आपके कहे अनुसार परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। हम सभी के भीतर हमारे खुद के कई डर, विश्वास और मत होते हैं। यही आंतरिक पूर्व धारणाएं होती हैं जो हमारे जीवन पर शासन करती हैं और इसे संचालित करती है।
एक सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती जो आपको प्रभावित कर सके। यह आपकी मानसिक स्वीकार्यता पर निर्भर करता है कि आप उससे प्रभावित होते हैं या नहीं। इसी कारण से आपके अवचेतन मन की शक्ति सुझाव की प्रकृति के अनुसार या तो सीमित रूप से कार्य करती है या तो आपके पूरे नियंत्रण में आपके लिए कार्य करती है। कैसे उसने अपना हाथ गंवाया? हर 2 से 3 वर्ष में एक बार केक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में मेरे व्याख्यान की श्रृंखला का आयोजन किया जाता है। इस फोरम की मैंने कुछ वर्ष पहले स्थापना की थी। इसकी निर्देशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख के बारे में बताया, जो अवचेतन मन की शक्तियों के संबंध में था। इस लेख में एक आदमी के बारे में बताया गया था, जो अपने अवचेतन मन को 2 साल तक एक सुझाव देता है। मैं अपनी बेटी को स्वस्थ देखने के लिए अपना एक हाथ भी दे सकता हूँ। उसकी बेटी अपंगता के एक प्रकार आर्थराइटिस और लाइलाज चर्म रोग की बीमारी से पीड़ित थी। चिकित्सीय उपचार उसकी हालत को ठीक कर पाने में नाकाम थे, पर पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए अपनी चाहत को उपरोक्त शब्दों में बयां करने लगा था। डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने समाचार पत्र के लेख के संबंध में बताया कि एक दिन परिवार कहीं घूमने गया था, तभी वहां उनकी कार की टक्कर किसी वाहन से हो गई। उस हादसे में पिता ने हाथ गंवा दिया था, परंतु उसके बाद बेटे की आर्थराइटिस और चर्म रोग जैसी बीमारी में अभूतपूर्व रूप से सुधार हुआ। इसलिए आपको अपने अवचेतन मन को केवल ऐसे विचारों से पोषित करना चाहिए जो आपके जीवन को बेहतर बना सके और विभिन्न तरीकों से प्रेरित कर सके। याद रखें, आपका अवचेतन मन किसी भी बात को मजाक नहीं मानता, यह प्रत्येक बात को सच मानता है। स्वतः सुझाव ने डर को खत्म किया। स्वतः सुझाव के उदाहरण। स्वतः सुझाव का अर्थ है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। स्वतः सुझाव का प्रयोग डर और नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह बेहद उम्मीद से साक्षात्कार देने जाती थी, परंतु इससे पहले कि 3 साक्षात्कार में भी अपने डर के कारण वह असफल रही थी। गायिका की आवाज़ बहुत मधुर थी, पर वो खुद से कहती थी, शायद जब मेरी गाने की बारी आएगी तो उन्हें मेरी आवाज़ पसंद ना आए। मैं प्रयास करूंगी, पर मुझे डर सता रहा है। उसके अवचेतन मन ने खुद के उन नकारात्मक सुझावों को निवेदन के रूप में स्वीकार कर लिया था और अब उन्हें अनुभव में साकार करने लगा था। इसका कारण स्वयं का अनचाहा सुझाव था, जिससे मन का छिपा डर विचारों में बदलना विचारों में बदला और फिर वह सच हो गया। वह समस्या से इस तरह उबर पाई। वह दिन में 3 बार अकेली अलग कमरे में आती जाती। वहां वह आराम से कुर्सी पर बैठ जाती, आंखों को बंद कर लेती। वह अपने मन और शरीर को स्थिर रखती। जब शरीर स्थिर होता, तब वह मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर ग्रहणशील बन जाता है। वह अपने मन के डर के विचारों से कहकर लड़ने का प्रयास करती, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर हूँ। ये शब्द वह आराम से, धीमे और मन की भावनाओं के साथ 5 से 10 बार बोलती थी। खास तौर पर रात को सोने से पहले वह जरूर ये कार्य करती थी। करीब करीब 1 हफ्ते के भीतर ही वह शांत और आत्मविश्वास से भरपूर दिखने लगी थी। अगली बार जब उसे ऑडिशन के लिए आमंत्रण आया, तो उसने अद्भुत और शानदार तरीके से ऑडिशन को पूरा किया। उसने अपनी याददाश्त कैसे पाई? एक 75 वर्षीय महिला आदतन स्वयं से कहा करती थी, मेरी याददाश्त जा रही है। इसके बाद उसने याददाश्त जाने की समस्या से निजात पाने के लिए आत्म सुझाव की प्रक्रिया का इस प्रकार अभ्यास किया, आज से मेरी याददाश्त बेहतर होने लगी है। मैं अपनी ज़रूरत की प्रत्येक वस्तु को हर पल, हर जगह, हमेशा याद रखूंगी। मैं ये आसानी से और अपने आप कर सकती हूँ। मैं जो भी याद करना चाहूँगी, वो मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मेरी याददाश्त में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है और जल्द ही यह पहले से भी बेहतर हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई। वह अब बहुत खुश थी। उसने बुरे स्वभाव को कैसे नियंत्रित किया? ऐसा देखा गया है, जो लोग अपने गुस्सैल स्वभाव से परेशान रहते हैं, वे अक्सर आत्म सुझावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों ने 1 माह तक, जब दिन में 3 से 4 बार, अर्थात सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले खुद से यह बात कही, तो उन्हें बहुत ही शानदार परिणाम मिले। अब से मैं ज़्यादा बेहतर स्वभाव का बनूंगा।
मेरा मन सामान्य रूप से प्रसन्न, सुखी और खुश मिजाज बन रहा है। मैं अधिक प्रेम मैं अधिक प्रेम करने के साथ समझदार भी बन रहा हूँ। मैं अपने सभी साथियों के लिए ऊर्जा और खुशी का केंद्र बन रहा हूँ। मैं उनके भीतर भी इस आदत का प्रवेश करूँगा। खुश और ऊर्जा में रहना अब मेरा सहज स्वभाव बन रहा है। मैं हमेशा आभारी रहूँगा। सुझाव की सृजनात्मक और विध्वंसात्मक शक्ति। भारी सुझाव का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के सभी देशों में सुझावों की शक्ति ने मनुष्य के विचारों और जीवन में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में यही वह शक्ति है जो धर्मों को संचालित करती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग ऐसे लोगों को नियंत्रित करने, उन्हें अपने अनुसार चलाने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की जानकारी नहीं है। सृजनात्मक रूप से यह अद्भुत और शानदार है। अगर इसका नकारात्मक पहलू देखें तो यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में बहुत ही विध्वंसात्मक है, जिससे परिणाम दुख, असफलता, परेशानी, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने ये स्वीकार किया है? पैदा होने के समय से ही हमें कई प्रकार के नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। हम नहीं जानते कि उनसे कैसे बचना है, इसलिए अवचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण देखें। तुम नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम बिल्कुल गलत हो, ये किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया में सब कुछ बुरा हो रहा है, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत करने का कोई लाभ नहीं, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, चीज़ें अब बिगड़ती ही जा रही हैं। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते। बहुत जल्द तुम बर्बाद होने वाले हो, देखना तुम बीमार हो जाओगे, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इत्यादि। जब आप समझदार होते हैं, तब आप सृजनात्मक आत्म सुझाव का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो मन की सकारात्मक कंडीशनिंग का तरीका है। परंतु अतीत के विचारों की छाप के कारण ऐसे व्यवहार का निर्माण होता है, जिससे सामाजिक एवं निजी जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। यदि यह कार्य जल्दी ही नहीं किया गया, तो नकारात्मक कंडीशनिंग जीवन को तबाह करने के साथ ही अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। नकारात्मक सुझावों से ऐसे बचें। किसी भी दिन का स- किसी भी दिन का समाचार पत्र देखें। आप इसमें दर्जनों ऐसी खबरें पाएंगे जो निरर्थ डर, चिंता, तनाव और भविष्य की समस्याओं के बीच बो सकती है। अगर आप उन्हें स्वीकार कर लें, तो डर के ये विचार आपके जीवन जीने की इच्छा ही खत्म कर देंगे। हालांकि आप इन नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए अवचेतन मन तक ऐसे सृजनात्मक आत्म सुझाव पहुंचाने होंगे जो इन नकारात्मक विचारों का विरोध करते हों। अन्य लोगों द्वारा आपको दिए जाने वाले नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन भारी सुझावों से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होना है। हम सभी को बचपन और युवावस्था में इनसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप अतीत को याद करेंगे तो पाएंगे कि कैसे आपके पिता, दोस्त, संबंधी, शिक्षक और अन्य साथियों ने आप तक नकारात्मक सुझाव पहुंचाए हैं। आप उनकी बातों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थी। उनका उद्देश्य आपके मन में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था। बाहरी सुझाव की ये प्रक्रिया हर घर, दफ्तर, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। आप पाएंगे कि ज़्यादातर सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वे चाहते हैं और जिससे उनका लाभ हो सके। कैसे एक सुझाव एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना। मेरे एक रिश्तेदार ने भारत की एक भविष्यवक्ता के पास जाकर अपना भविष्य पूछा। उसने उन्हें बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। उसने परिवार के सभी लोगों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताया। तब उन्होंने अपनी वसीयत भी तैयार करवा ली। यह शक्तिशाली सुझाव उनके अवचेतन मन में घर कर गया था, क्योंकि उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत परलौकिक शक्तियां हैं। वह किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकता है। भविष्यवाणी के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई।
और उन्हें पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वे स्वयं थे। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर देखें कि आखिर हुआ क्या था। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मन जो भी विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप ही कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया, तब वह खुश और स्वस्थ था। भविष्यवक्ता ने उसे बहुत ही नकारात्मक सुझाव दिया, जिसे उसने सच मान लिया। यह वह बहुत डर गया और वह हमेशा यही विचार करने लगा कि वह अगली अमावस्या को मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। उसके मन में हुई एक गतिविधि और एक विचार उनकी मृत्यु का कारण बन गया। उसने डर और मृत्यु की उम्मीद से स्वयं की जान ले ली। जिस महिला भविष्यवक्ता ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थर और लकड़ियों से अधिक नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता, तो वह उस नकारात्मक सुझाव को बिना किसी प्रकार का ध्यान दिए पूरी तरह से अस्वीकार कर देता, क्योंकि ये विचार और भावना ही उसे और उसके जीवन को नियंत्रित करती है। यह वैसा ही होता है जैसे किसी युद्धपोत को नुकसान पहुंचाने के लिए तीर से वार करना। इस प्रकार वह उस भविष्यवाणी के प्रभाव को खत्म कर सकता था। दूसरों के सुझावों में कोई शक्ति नहीं होती है। ये आपके विचार ही होते हैं जो उसे स्वीकार करने के बाद उसे शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है, तब वह आपका विचार बनता है और आप उसे साकार करने की शुरुआत करते हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। आपका मन सिलोजिज्म की तरह कार्य करता है। सिलोजिज्म एक प्रकार का तर्क वितर्क का तरीका है, जिसमें दो कथनों का प्रयोग तीसरे कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है, जिस पर आपका अवचेतन मन किसी भी सवाल अथवा समस्या के परिप्रेक्ष्य में उस तक पहुंचता है। अगर आधार वाक्य सही है, तो निष्कर्ष भी सही होगा। यह इस प्रकार है। प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। अन्य उदाहरण भी देखें। सभी निर्मित वस्तुएं बदलती और खत्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित वस्तुएं हैं, इसलिए किसी दिन पिरामिड भी नहीं होंगे। पहले कथन को प्रमुख आधार कहा जाता है और सही निष्कर्ष के लिए सही आधार का होना आवश्यक है। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने मेरे द्वारा न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में मई 1962 में दिए गए मस्तिष्क का विज्ञान लेक्चर को सुना। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मेरे जीवन में सब कुछ गड़बड़ है और मैं अपनी सेहत, दौलत और दोस्त गंवा चुका हूँ। मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ वो मेरे लिए बुरी बन जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने विचारों में एक आधार वाक्य की कल्पना करनी चाहिए, जिसमें उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। इसके बाद उनका अवचेतन मन स्वतः ही समझदारी से निर्णय लेने, शरीर का उपचार करने में मदद करने लगेगा। साथ ही यह मानसिक शांति को भी लौटा देगा। इसके बाद प्रोफेसर ने मनचाहे जीवन की एक कल्पना की, जिसका आधार वाक्य इस प्रकार था। असीमित बुद्धिमत्ता मेरे सभी कार्यों में मेरा मार्गदर्शन कर रही है। मैं सेहतमंद हूँ और सामंजस्य का नियम मेरे शरीर एवं मन में कार्य कर रहा है। मेरे पास बहुत सारा सौंदर्य, प्रेम और शांति है। अच्छे कर्म का सिद्धांत और देवी विधान मेरे जीवन को चला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रमुख आधार जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन के विचारों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। एक पत्र के जरिए उन्होंने मुझे बताया, मैंने उपरोक्त कथन को धीरे धीरे, शांति से और पूरे मन से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था कि ये मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे थे और इनके परिणाम भी मिलेंगे। मैं आपसे कुछ मैं आपसे हुई उस मुलाकात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। यह कार्य कर रहा है। अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन बहुत समझदार है और सभी सवालों के जवाब जानता है। यह न आपसे तर्क करता है और न ही पलट कर जवाब देता है। यह कभी नहीं कहेगा, आप मुझे इस प्रकार से प्रभावित न करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहें, मैं यह नहीं कर सकता, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ,
मैं इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह पैदा हो गया, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ। अगर आप अवचेतन मन तक ऐसे नकारात्मक विचारों को पहुँचा रहे हैं, तो मन आपको कभी इसके लिए रोकेगा नहीं, परंतु इस प्रकार जीवन में कमी लाकर, स्वयं के लिए सीमाएँ बनाकर और मन को परेशान करके आप स्वयं के लिए भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। जब आप चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब के विचार लाते हैं, तो आपके अपने अवचेतन मन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को नकार कर रहे होते हैं। एक प्रकार से आप कह रहे होते हैं कि आपका अवचेतन मन इस कार्य को नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक संतुलन होता है, जिसके बाद बीमारी और मानसिक परेशानियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार स्वयं से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता जिसने मुझे ये चाहत दी, वही इस तक पहुँचाने के लिए मुझे निर्देशित करेगी और मार्गदर्शन देगी। यह मेरी चाहत को साकार करने के लिए पूरी योजना तैयार करेगी। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन का गहरा ज्ञान प्रतिक्रिया कर रहा है और जो मैं महसूस करता हूँ, जो मानता हूँ, वह बाहर ज़रूर साकार होगा। यहाँ संतुलन और समबुद्धि है। यदि आप कहते हैं मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मैं हार गया हूँ, इस परेशानी से निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि अवचेतन मन आपके लिए कार्य करे, तो उससे सही निवेदन करें। फिर वह आपका पूरा सहयोग करेगा। वह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन को संभाल रहा है और आपकी सांसों को चला रहा है। आपको अंगुली में चोट आ जाए तो यह उसे ठीक करने में जुट जाएगा। इसकी प्रकृति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और सुरक्षित रखना चाहता है। आपके अवचेतन के पास स्वयं की बुद्धि है, लेकिन लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का समाधान खोज रहे होते हैं, तब अवचेतन मन प्रतिक्रिया ज़रूर करता है, परंतु पहले वह चाहता है कि आप अपने चेतन मन में किसी सही नतीजे पर पहुँचे। आपको ये मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है, और यदि आप कहते हैं, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मैं अभी भी परेशानी में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा, तब आप अपनी प्रार्थना की शक्ति को कमज़ोर कर रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे समय काटता सैनिक ऊर्जा का प्रयोग तो करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। अपने मस्तिष्क को आराम दें और शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, यह अभी भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। यह मुझे इस वक्त में भी आदर्श जवाब दे रही है। मेरा विश्वास मेरे अवचेतन मन की ताकत और महानता को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। स्मरण योग्य विचार। नंबर 1, अच्छे विचार रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बुरे विचार रखेंगे तो आपके साथ बुरा होने लगेगा। हमेशा आप जैसे होंगे वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। नंबर 2, आपका अवचेतन मन आपसे तर्क नहीं करता है। आपका चेतन मन जैसा कहता है, यह सिर्फ वैसा ही करना शुरू कर देता है। यदि आप कहो, मैं इसे नहीं खरीद सकता, भले ही बात सच हो, पर आप उसे कभी नहीं कहें। इसकी बजाय ऐसे विचार रख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर खरीद खरीद लूँगा। मैं उसे आज से अपना मानता हूँ। नंबर 3, आपके पास चुनाव करने की शक्ति है। आप स्वास्थ्य और खुशहाली को चुनिए। आप स्नेहशीलता को भी चुन सकते हैं और अस्नेहशील होना भी आप चुन सकते हैं। आप सहयोगी, आनंदमय, स्नेहशील, प्रेम करने योग्य बनना चुनें। आप देखेंगे दुनिया आपको वैसी ही प्रतिक्रिया देगी। एक बेहतरीन व्यक्तित्व के निर्माण का यह शानदार तरीका है। नंबर 4, आपका चेतन मन एक द्वार पर खड़े चौकीदार की तरह होता है। इसका मुख्य कार्य गलत विचारों को आपके अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकना है। इसलिए आप ये विश्वास करना चुनें कि आपके साथ अभी सब अच्छा हो रहा है और भविष्य में भी अच्छा ही होगा। आपका चुनाव कर पाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप खुशियों से भरपूर जीवन को चुनें। नंबर 5, दूसरे लोगों के सुझाव या कथनों में आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं होती है, सिर्फ आपके विचारों में ताकत होती है। आप दूसरों के विचारों और कथनों को अस्वीकार कर सिर्फ अपने अच्छे विचारों को मन तक पहुंचने दें। आपकी क्या प्रतिक्रिया हो, इसके चुनाव की आपके पास पूरी ताकत है। नंबर 6, इसका पूरा ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना चाहिए।
कभी मत कहें, मैं हार जाऊँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं किराया भी नहीं दे पाऊँगा। आपका अवचेतन मन आपके मज़ाक को नहीं समझ पाता है। वो सभी बातों को साकार करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर देता है। नंबर 7, आपका मन बुरा नहीं है। कोई भी प्राकृतिक ताकत बुरी नहीं होती है। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की ताकतों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अपने मन को भी इसी तरह लोगों की भलाई, उपचार और प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 8, कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता। अपने इस डर को कुछ इस प्रकार से भगाएं, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से किसी भी कार्य को कर सकता हूँ। नंबर 9, जीवन के नियम और अनंत सत्य के सिद्धांत के दृष्टिकोण से विचार करना शुरू करें, न कि डर, अज्ञानता और अंधविश्वास के दृष्टिकोण से। दूसरों के विचारों को अपने मन में जगह न दें, अपने लिए अच्छे विचारों को चुनाव करें और अपने निर्णय स्वयं लें। 10, आप अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान और अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमेशा याद रखें कि आपके पास चुनाव करने की ताकत है। इसलिए आप जीवंतता चुनें, प्रेम चुनें, स्वास्थ्य चुनें, खुशहाली चुनें। नंबर 11, आपका चेतन मन जिस भी चीज़ को सच मानकर विश्वास करेगा, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर उसे साकार करने का प्रयास शुरू कर देगा। आप इसलिए सौभाग्य, ईश्वरीय मार्गदर्शन, अच्छे कार्य के साथ-साथ जीवन के वरदान में विश्वास करें। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में। जब तक आप इन सारे सिद्धांतों, नियमों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करके अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धि युक्त बनाएँ। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।